नमस्कार और स्वागत है आपका इस खास सेगमेंट में जहां हम बात करने जा रहे हैं नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के आईपीओ के बारे में। और उसके मैनेजमेंट से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजेश दियो जी, और उनसे समझेंगे कि किस तरीके से अब तक का रिस्पांस है। और राजेश दियो जी सीएफओ हैं नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के। राजेश जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार लकी, प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड राजेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बधाई आपको। आपका एंकर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट 100% हो गया है। 1440। चलिए, तो ये एक पहली लड़ाई तो विजयी भव, तो वो उसकी आपको बहुत सारी बधाई इस सफलता की। सबसे पहले राजेश सर, समझना ये चाह रहा हूँ कि ये रीट और एक नई चीज है, एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि शेयर बाजार के अंदर में डिसरप्टर जैसी चीज है कि आप उस सेगमेंट का आईपीओ लेकर के आए हैं जो कि डायरेक्टली अगर कहा जाए तो शायद आपका कोई कंपटीटर, कोई पीयर है ही नहीं। वो ठीक है कि और भी बहुत सारे रेट हैं, बट जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं रिटेल की, वहां पे शायद अभी कम से कम लिस्टेड स्पेस में तो कुछ भी नहीं है। किस तरीके से इस सेगमेंट को पहले एक सरल भाषा में अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को कि ये क्या चीज है और किस तरीके का बिजनेस है ये। श्योर लवली। सो रीट सिंगापुर एंड आउट ऑफ इंडिया बहुत पहले से है। इंडिया में आई थिंक ब्लैकस्टोन ने ही ये रीट एज अ एसेट क्लास को लेके आया 2019 विद द लॉन्च ऑफ एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट। सो रीट स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें होता क्या है, एक ट्रस्ट बनती है एंड देन ट्रस्ट ओन्स इनकम जनरेटिंग एसेट्स through which it derives income, and then the income, the net income, the qualified net income is distributed to the unit holders, which is kind of a virtual rent, and that is in the simplest way what does a REIT stand for. जी, तो ये तो रीट है जहाँ पे कि हम एक तरीके का निवेशक जो है उसको एक छोटा सा हिस्सा उसका, जिसको मैं अगर हम इससे पहले एक और वीडियो में हम बात कर रहे थे एक शो पे एनालिस्ट से, तो वहाँ पे हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया था कि ये उसी तरीके का है जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे आप पूरा बास्केट एक साथ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा शेयर होता है। अगर मैं इस पैरेलल्स को ड्रॉ करूँ तो क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? बिल्कुल लतीफ। आई थिंक होता क्या है कि फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू ओन अ ग्रेड ए स्पेस और ग्रेड ए ऑफिस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रीट प्रोवाइड्स दैट फैसिलिटी जहाँ पे आप जाके रीट के यूनिट्स खरीद लीजिए, सो यू बिकम अ वेरी स्मॉल शेयर होल्डर ऑफ अ लार्जर प्रॉपर्टी और एन एसेट बेस। जी राजेश सर, साथ ही साथ अभी जो कारोबार है, जो नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट का जिसका आईपीओ की हम बात कर रहे हैं, ये 14 शहरों में 17 मॉल्स हैं। ये किस तरीके के हैं, किस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके के शहर हैं? टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और इसमें से कितना आपका खुद का बनाया हुआ है और कितना आपने एक्वायर किया हुआ है प्रॉपर्टीज हैं या कोलैबोरेटेड है? तो लवजीत, हमारा मॉडल बनाने का नहीं है, बिकॉज होता क्या है, जब आप मॉल बनाते हैं, लैंड एक्विजिशन करते हैं, फ्रॉम लैंड एक्विजिशन टू बिल्डिंग अ मॉल नॉर्मली 4 साल लग जाते हैं, एंड देन अनदर 2 years टू स्टेबलाइज द मॉल। तो 6 साल लग जाते हैं फॉर अ मॉल व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग टू द एंड व्हेन इट गेट्स स्टेबलाइज। तो हमारा मॉडल है आइडेंटिफाई करना टायर 1 एंड टायर 2 में अच्छे एसेट्स एंड देन एक्वायर देम, और फिर उसको रिपोजिशन करके प्रीमियम बिल्ड करना। क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज इज मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग गुड मॉल्स एंड बिल्डिंग दैट प्रीमियम अराउंड दोज मॉल्स। तो अगर आप देखेंगे हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। 17 मॉल्स हैं 14 सिटीज में। ये सिटीज हैं सिलेक्ट सिटी वॉक, दिल्ली से शुरू करता हूं मैं, इलांते चंडीगढ़, उसके बाद नवी मुंबई में एक है विच इज सीवूस ग्रैंड सेंट्रल। 3 मॉल्स बैंगलोर में है, एक मैंगलोर में है, एक मैसूर में है, एक उदयपुर में है। डाउन साउथ एक हैदराबाद में है, एक चेन्नई में है, एंड देन ईस्ट में भुवनेश्वर में एक मॉल है, इंदौर में 2 मॉल्स है और पुणे में 1 मॉल है। तो एंड दीज आर, ये जो मॉल्स की बात करते हैं, दीज आर ऑल ग्रेड ए एसेट। जब हम बोलते हैं ग्रेड ए मॉल्स, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 5 लाख स्क्वायर फीट जीएलए होता है,
एंड फुल ब्लोन एक्सपीरियंस होता है, इसमें कुछ भी पोर्शन स्ट्रेटा सोल्ड नहीं होता है। ये बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज अगर स्ट्रेटा सोल्ड होता है कोई प्रॉपर्टी के अंदर, देन आपको कंट्रोल करने में पूरा प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल होती है। ऐसे ग्रेड ए मॉल्स खाली 100 हैं इंडिया में, जिसमें से 17 हम ओन करते हैं, बैलेंस हमारे कॉम्पिटिटर्स हम ओन करते हैं, लेकिन ये 100 में से 40 हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स ओन करते हैं। बाकी जो 60 मॉल्स इज अगेन ओन्ड बाय इंडिविजुअल डेवलपर्स, जो उनका कोर बिजनेस नहीं है, और वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग दोज एसेट्स एंड ग्रोइंग द पोर्टफोलियो। जी, ठीक है। तो राजेश जी, ये अपॉर्चुनिटीज तो इंटरेस्टिंग है और निश्चित रूप से इसका बहुत शायद आपको फायदा मिलना चाहिए, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं इस सेक्टर में, और खासकर जो पीछे जो कोविड काल रहा है और उसके बाद से जो पीछे का समय रहा है, वो रिकवरी करने में अभी कैसे देख रहे हैं इस समय उन चैलेंजेस को, और ये रिन्यूअल टेनेंट्स का जो होता है उसका रेट किस तरीके का है, या किस तरीके का रिस्पॉन्स दिखता है आपको, क्योंकि आप बहुत समय से इस काम को कर ही रहे हैं, तो आपको बेहतर आइडिया होगा। तो आपने सबने ठीक कहा, कोविड हमारे बिजनेस के लिए आई थिंक वर्स्ट इम्पैक्टेड था, हॉस्पिटैलिटी एंड मॉल्स, लेकिन अगेन वन ऑफ ब्लैक स्वन इवेंट्स था व्हिच हैज नाउ गॉन। और अगर आप देखेंगे मॉल्स का ग्रोथ पोस्ट कोविड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सो हमारा FY23 इज ओवर, एंड जो हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज किया है 9 महीने का परफॉर्मेंस टिल 31 दिसंबर 22, हमारा सेल्स ग्रो हुआ है 26% से ओवर प्री कोविड, विच इज फाइनेंशियल ईयर 1920 सेम पीरियड, एंड 26% ग्रोथ इज अ बिग नंबर। व्हेन तो जब हम कोविड के बाद वी स्टार्टेड बिजनेस, ओपनड अप मॉल्स, हमें लगा कि ये पेंट अप डिमांड है, रिवेंज शॉपिंग है कस्टमर्स का, कुछ महीने चलेगा एंड फिर वो फ्लैट हो जाएगा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ, एंड लास्ट 23 भी क्लोज हो गया, वी हैव सीन द सेम डिमांड। इसका मतलब ये है कि ग्रेड ए स्पेस पीपल, और इंडिया में लवजीत जी अगर आप देखेंगे, इंडिया में वीकेंड्स में फैमिली के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मॉल इज द फाइनल डेस्टिनेशन वेयर आप you decide to go to watch a movie, you end up having some food and then some shopping, or it can be the other way around, आप शॉपिंग करने गए, फूड कोर्ट में चले गए, खाना खाए, बच्चे टाइम जोन में खेल लिए। सो फॉर इंडिया दिस इज अ फैमिली डेस्टिनेशन। जी, और जिस तरीके का वेदर होता है और अलग अलग एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं बहुत सारे जगहों पे, वहाँ पे शायद एक सेफ बेड भी होता है कि सबसे अच्छा है कि मॉल में चले जाओ, जहाँ आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। कुछ एक चीजें और समझना चाह रहा हूँ सर। एक और चीज जो आपसे जानना चाह रहा था कि इसका जो रीट में जो इन्वेस्टमेंट है, इसका टैक्स से अगर रिलेट करें तो कहीं कुछ चैलेंज अलग होता है, कुछ अलग कोई ऐसे वाले जो उसका, या आपको किस तरीके से जो टैक्स स्ट्रक्चर इस समय है उसका किस तरीके से या तो चैलेंज है या फायदा है, या किस तरीके से देखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर एज वेल एंड आल्सो फ्रॉम पॉलिसी पर्सपेक्टिव से भी। तो लजीज जी, बहुत आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रीट एज अ प्रोडक्ट। तो रीट में होता है क्या है कि पहले मैं इन्वेस्टर्स का बात करूंगा, राइट, कि जो मॉल्स डेवलपर्स जो रीट में आना चाहते हैं, एंड सिलेक्ट सिटी वॉक हमारे साथ, दे आर रोलिंग इनटू द रीट अलोंग विद अस इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स। तो होता क्या है कि डेवलपर अपना मॉल ट्रांसफर करते हैं ट्रस्ट में, उसके बदले उनको रीट्स के यूनिट्स मिलते हैं ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू। और ये जो कन्वर्जन है ऑफ फिजिकल एसेट इनटू फाइनेंशियल एसेट इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स, ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम टैक्स फ्री है, टैक्स एग्जेम्प्ट है। एंड और यही स्टिकनेस है बिकॉज ऑफ व्हाट डेवलपर्स हमारे साथ आके जुड़ना चाहेंगे ट्रस्ट में अपना एसेट ट्रांसफर करके इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स, क्योंकि वो एकदम टैक्स फ्री। उसके बाद क्या होता है, यूनिट होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जब रीट डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बोलते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है डिविडेंड, डिविडेंड टैक्स फ्री होता है इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। हमारे केस में वो लगभग 55% होगा। अगर 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मैं करता हूं, उसमें से 55 डिविडेंड होगा, टैक्स फ्री होगा। उसके बाद होगा इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर्स लोन। इंटरेस्ट पहले भी टैक्सेबल था बजट से पहले, अभी भी टैक्सेबल है। दैट विल बी अराउंड 30 to 35%। बैलेंस जो है 10 to 15% कैपिटल रीपेमेंट जो हम बोलते हैं, वो भी इन अ सेंस इज टैक्सेबल
एज कैपिटल गेन्स। तो जब इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा तब टैक्सेबल नहीं होगा, इन्वेस्टर्स जब जाके वो यूनिट्स मार्केट में बेचेंगे तब टैक्सेबल होगा एज कैपिटल गेन, लेकिन उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में रीट का डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टैक्स फ्री टू द एक्सटेंट ऑफ 2/3 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। 100 रुपए अगर मैं करता हूं तो 66 से 70 रुपए टैक्स फ्री होगा इन्वेस्टर्स के लिए, जो अदर आईपीओ में नहीं होता है। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपके तरफ से इन्वेस्टर्स ने एक उनको अगर जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे, उसका टाइटल वेरीफाई करेंगे, एंड देन यू इन्वेस्ट, एंड देन योर पॉकेट द टिकट साइज माइट बी सो हाई कि आपको इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंस्टेड आप करेंगे क्या, आप जाएंगे, अगर आपको ऑफिस रीट में इन्वेस्ट करना है आप ऑफिस के यूनिट्स खरीदे। अगर यू बिलीव इन इंडिया कंजम्पशन स्टोरी एंड द ग्रोथ स्टोरी, आप जाके रिटेल रीट में इन्वेस्ट करें। और उसमें क्या होता है, आपको एक छोटा शेयर होल्डिंग मिल जाता है बड़े प्लेटफॉर्म का, जिसमें से आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो रेंटल यील्ड के हिसाब से। और रीट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, रीट रेगुलेशन रिक्वायर्स 90% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो टू डिस्ट्रीब्यूटेड सेमी एनुअली। तो इसमें अनलाइक आईपीओ में लिस्टेड कंपनी माइट डिसाइड नॉट टू डिक्लेयर डिविडेंड, लेकिन रीट में हाफ ईयरली 90% ऑफ क्वालिफाइड कैश फ्लो आपको इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इट इज एज गुड एज आपका रेंटल इनकम क्वार्टरली बेसिस पे आपको मिल रहा है, और उसमें से 70% टैक्स फ्री है। जी, तो राजेश जी, दैट लीड्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्योंकि आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, और हम जिस प्रोजेक्ट पे, जिस चैनल में काम कर रहे हैं या जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ मेजरली हम फोकस कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस पे, वेल्थ क्रिएशन पे, ना कि ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से उतना ज्यादा हमारा फोकस नहीं है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा एक टाइम है और एक चीज है, सब्जेक्ट है जिस पे आपसे मैं सलाह लेना चाह रहा हूँ कि क्यों मैं एक रिटेल स्पेस, एक्चुअल रिटेल स्पेस में ना निवेश करके रीट में निवेश करूं। क्या मुझे 2 या 3 ऐसे फैक्टर्स बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? तो लवी जी, जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आपको एक रिटेल में इन्वेस्ट करना है, यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और आप बोलते हैं मुझे एक्सप्लोर करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कौन से लोकेशन में आपको रिटेल एसेट कमर्शियल खरीदना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है कि वो उसका टाइटल ठीक है या नहीं। इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज प्रॉपर्टीज का इस टाइटल ठीक है या नहीं। उसके बाद आप दुकान खरीद लेते हैं, उसके बाद द अनदर प्रॉब्लम इज आप उसको किसको रेंट पे देंगे। अगर आपने रेंट पे दिया, वो टाइमली आपको रेंट देगा नहीं देगा, और कितना रेंट देगा, आपका यील्ड कितना होगा। ये 4-5 चीजें जो हैं ये बहुत अनसर्टेन है। अगर इसको आप फ्रॉम अ रीट पर्सपेक्टिव देखेंगे, ये what REIT has done is it has kind of helped to organize the commercial real estate sector in India. तो आपको कोई टाइटल नहीं देखना है, आपको कोई स्पेस नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि टेनेंट कौन सा लेके आऊं, आपको बस ये देखना है कि ये कितने मॉल्स हैं, ये मॉल्स सही जगह पे प्लेस्ड हैं या नहीं। और जस्ट टू इंटरवेन, हमारे जितने भी मॉल्स हैं दे आर आइदर नंबर 1 or a very strong number 2 in that state. So from that perspective, you are just assured आपका टाइटल ठीक है, आपका रेंट जनरेटिंग इनकम है, there is a yield, कंपनी को कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है सेमी एनुअली। तो ये 4-5 चीजें जो है टेबल पे क्लियरली डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम बाइंग अ स्टैंड अलोन रिटेल स्पेस vis-a-vis गोइंग एंड बाइंग अ रिटेल यूनिट ऑफ अ रीट। आप म्यूट पे हैं सर। मैं कह रहा था कि प्लस एक और चैलेंज है कि आप किसी एक रिटेल में, किसी दुकान पे या एक मॉल पे आप पैसे लगाते हैं और वो मॉल उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, तो आप मेजर रिस्क पे है। यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक उस तरीके की हेजिंग, एक सेफ्टी नेट है जहाँ पे क्योंकि फिर आप 17 मॉल्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। आगे की कमेंट्री सर कैसी है? अगर मैं इस आईपीओ में अप्लाई करता हूँ एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं आता हूँ, तो मेरे लिए किस तरीके की चीजें आप अश्योर करते हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं या देख रहे हैं, प्रोजेक्शन क्या है आगे का
इन नियर फ्यूचर से लेकर के आगे तक ये 14 सिटीज 17 मॉल्स आगे एक्सपेंशन में कहाँ तक जा सकते हैं और किस तरीके के रिटर्न्स को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इफ यू कैन वीकली गिव अस सम आइडिया। मैं वही तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो ऑफर डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। तो अगर आप देखेंगे विद आवर ट्रैक रिकॉर्ड, हमने एवरेज हर साल 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट एक्वायर किया है इन द लास्ट 7 इयर्स। और हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था 2016 में 2 मॉल के एक्विजिशन से, अहमदाबाद और अमृतसर, और 7 साल में हमने कंट्री का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वी बिल्ड थ्रू कंसिस्टेंट एक्विजिशन, एंड एक्विजिशन ही हमारा मॉडल है, वी डोंट बिल्ड मॉल्स। और जब हमने ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया था सेबी के साथ, उसके बाद लॉट ऑफ डेवलपर्स who have come to us on the possibility of kind of rolling into the REIT along with us, क्योंकि मैंने आपको बेनिफिट बताया था कि डेवलपर्स के लिए REIT में रोल इन करने का क्या 2 बेनिफिट है। एक तो टैक्स एग्जेम्प्ट है जब वो ट्रांसफर एसेट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन टू एन एक्सटेंट टैक्स फ्री। तो ये पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं इनबाउंड और डिमांड ग्रेड ए स्पेस का इंडिया में, हमारा what we think is we will kind of double this portfolio in the next 5 to 6 years. So 17 मॉल से 30-35 मॉल तक हम आराम से पहुंचेंगे, और हमारे पास कैपेबिलिटी भी है जो मैंने बताया। एक्विजिशन के लिए 2 करेंसी है, यूनिट्स ऑफ द REIT, एंड देन अगर हमारे डेट लेवल देखेंगे, we will have a external debt of 3600 crores on listing, 3600 करोड़ ओवर अ वैल्यूएशन ऑफ 23,500 करोड़। जो लोन टू वैल्यू रेशियो देखते हैं, LTV जिसको बोलते हैं हम, is only 16%, which is मतलब lowest in among all the REITs. बाकी REITs, regional and Indian REITs, are at a loan to value of 25 to 28. तो 16% से 28% का गैप देखेंगे तो हमारे पास $500 million है, which can help us to acquire assets even through the debt model. So we have the currency, we have the intent. हमारा कन्विक्शन बहुत हाई है इंडिया रिटेल ग्रोथ स्टोरी में, एंड आई कैन काइंड ऑफ सब्सटेंशिएट कि हम ये पोर्टफोलियो ग्रो करते रहेंगे एक्विजिशन। निश्चित रूप से, और मैं जैसे देखता हूँ जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ये कंजम्पशन स्टोरी कहा जाता है इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, और उसके अंदर में अगर उसकी कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो ये REIT है जो आप लेकर के आए हैं, क्योंकि सारा कंजम्पशन अगर जो होगा वो होगा तो मॉल से ही, और उसके लिए उसके एक बेहतरीन पोजीशनिंग आपकी है, तो वो REIT नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी भी है। दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ दिस इकोनॉमिक बूम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर इंडिया। तो जब हम और बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक मेजर रोल होगा जो कि आप प्ले करने जा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको इस पूरे इनिशिएटिव के लिए, और हमारी तरफ से हमारे मोर पावर टू यू, बिकॉज यू आर द पीपल हु आर लीडिंग दिस रेवोल्यूशन इन अ वे विच इज where we talk about the consumption story of India. एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं, और जल्दी मिलेंगे इसके सक्सेस के बाद में आपसे, और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर आगे चल करके आपसे कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, और फिर बात करेंगे इसमें आगे कि जिस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थे राजेश देव जी, जो कि नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के IPO की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कितना बड़ा प्रोजेक्शन है, किस तरीके की चीज़ें हैं। एक्सपर्ट्स के साथ में हमने अलग से भी बात करी हुई है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से, जिनसे समझा हुआ है कि किस तरीके से देख रहे हैं लिस्टिंग गेन के लिए या निवेश के लिए, तो वो शोज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस IPO के और उस कंपनी के मैनेजमेंट से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस। धन्यवाद।